हेलो गाइस, आज हम रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में मुताला करेंगे जो ना सिर्फ 10th 12th और कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि यूँ समझिए कि तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें सीटेट या अदर स्टेट के जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं, जैसे कि रीट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, उन तमाम के साथ साथ यूजीसी नेट, सेट और इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड लेक्चरर एग्ज़ाम्स में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है रमूज़ औक़ाफ़। रमूज़ औक़ाफ़ उन अलामतों का नाम है जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक ही जुमले के एक हिस्से को उसके दूसरे हिस्से से अलग करते हैं। इबारत में इनके इस्तेमाल का फ़ायदा ये है कि इन अलामतों के ज़रिए मुनासिब ठहराव हो पाता है, नज़र को इससे सुकून मिलता है और नज़र थकने नहीं पाती। पढ़ने वाला जुमले या उसके जुज़ू के असल मफ़हूम को आसानी से समझ लेता है और उसके ज़हन पर बोझ नहीं पड़ता। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो जुमले के असल मफ़हूम को यानी असल मतलब को आसानी से समझ लेता है, या उसके जुमले के जुज़ू यानी होता है हिस्सा, यानी हिस्से या उसके असल मतलब को आसानी से समझ लेता है। वक्फ़ों के लिए जो अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं उनके नाम, बनावट और मौक़े इस्तेमाल मंदरजा झैल हैं। चलिए सबसे पहले लेते हैं हम सक्ता को। सक्ता जो है हमारी जनरल ज़बान में हम कॉमा को कहते हैं। कॉमा हिंदी में इस तरीक़े से लगाया जाता है और उर्दू में कॉमा इस तरीक़े से लगाया जाता है। ये कॉमा या सक्ता की अलामत है। अलामत मतलब निशानी है। तो चलिए पढ़ते हैं। सक्ता सबसे मुख्तसर वक्फ़ा की अलामत है। मुख्तसर मतलब सबसे छोटे और वक्फ़ा मतलब ठहराव की, अलामत मतलब निशानी है। मंदरजा झैल मौक़ों पर इसका इस्तेमाल होता है। मंदरजा झैल मतलब निम्नलिखित मौक़ों पर इसका इस्तेमाल होता है। तो मौक़े कौन कौन से हैं जहाँ हम सक्ता या कौमा का इस्तेमाल करते हैं? पहला इन्होंने अलिफ करके लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। एक ही तरह के 3 या 3 से ज़्यादा अल्फाज जो साथ साथ इस्तेमाल किए गए हों। जैसे हम कह सकते हैं कि कॉपी, पेन और किताब एक ही तरह के अल्फाज हैं, इन्हें हमने साथ साथ इस्तेमाल किया गया है, तो इसके बीच में हम सक्ता या कौमा लगा सकते हैं। तो यहाँ ये वही बात कह रहा है कि एक ही तरह के 3 या 3 से ज़्यादा अल्फाज जो साथ साथ इस्तेमाल किए गए हों उनके दरमियान, दरमियान मतलब बीच में सक्ता की अलामत यानी सक्ता का निशान इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन आखिर के 2 लफ्ज़ों को हुर्फ़े उत्फ़ जिसको वाव कहते हैं या फिर और या वाव, ये दोनों हुर्फ़े उत्फ़ हैं। या हुर्फ़े तरदीद, हुर्फ़े तरदीद या को कहते हैं। तो या तो उसमें हुर्फ़े उत्फ़ जिसमें से वाव और ओ, वाव और इसके अलावा हुर्फ़े तरदीद, इन दोनों में से कोई एक हुर्फ़ आता है के ज़रिए जोड़ा गया हो। यानी जैसा कि यहाँ मैंने
एग्ज़ाम्पल के तौर पर या मिसाल के तौर पर बताया था कॉपी, पेन और किताब। तो यहाँ और लफ्ज़ जो था वो वाव उत्फ में आता है। या फिर मैं इसे कहता कि कॉपी, पेन या किताब, तो यहाँ या लफ्ज़ हुर्फ़ तरदीद में आता। तो इस तरीके से इसमें जो एग्ज़ाम्पल दिया है या मिसाल दी है वो ये है कि दरिया, पहाड़ और जंगल। तो यहाँ वाव जो है हुर्फ़ उत्फ है और दरिया के बाद सक्ता आया है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, चांद, तारे, ज़मीन व आसमान। यहाँ चांद के बाद सक्ता है, फिर तारे के बाद सक्ता है, फिर लास्ट वाले में सक्ता ना लगा के हुर्फ़ उत्फ का इस्तेमाल किया गया है। आप हुर्फ़ तरदीद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चांद, तारे, ज़मीन या आसमान, ऐसे भी लिख सकते हैं तो हुर्फ़ तरदीद का इस्तेमाल हो जाएगा। और अगर आपने ऐसे लिखा है चांद, तारे, ज़मीन और आसमान, तो भी हुर्फ़ उत्फ कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बे। उन अस्मा या ज़मायर के दरमियान सक्ता का इस्तेमाल होता है। यहाँ अस्मा से मुराद है इस्म की जमा। इस्म संज्ञा को कहते हैं, हिंदी में जिसे संज्ञा कहते हैं, और उर्दू में हम इस्म कहते हैं। इस्म मतलब होता है किसी जगह या किसी चीज़ या शे का नाम या फिर किसी इंसान का नाम इस्म कहलाता है। और ज़मायर ज़मीर की जमा है। ज़मीर को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं, यानी जो इस्म के बदले बोले जाए उन्हें ज़मीर कहते हैं। तो इन अस्मा या ज़मायर के दरमियान सक्ता का इस्तेमाल होता है जो एक दूसरे के बदले में काम देते हैं। जैसे अकबर जो है उसी के लिए आया है इब्ने हुमायूं, यानी अकबर इब्ने हुमायूं यानी हुमायूं की औलाद। तो दोनों जगह यहाँ सक्ता का इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद लिखा है अकबर इब्ने हुमायूं शहंशाह हिंद अजमेर तशरीफ़ लाए थे। तो यहाँ इब्ने हुमायूं जो आया है वो अकबर के लिए आया है, तो दोनों के बीच में यहाँ सक्ता का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट देखिए जीम। जुमले के उन अज्जा के दरमियान, अज्जा मतलब हिस्सों के दरमियान, अज्जा जो है जुज़ की जमा है, जुज़ यानी होता है हिस्सा, और अज्जा उसकी जमा है यानी हिस्सों के दरमियान जो तशरीह हो, तशरीह मतलब व्याख्या हो, एक्सप्लेनेशन हो। जैसे गोदान प्रेमचंद का बेहतरीन नावल है, तो यहाँ गोदान की तशरीह आगे की गई है, तो यहाँ हम सक्ता का इस्तेमाल करेंगे। जैसे गोदान प्रेमचंद का बेहतरीन नावल है। नेक्स्ट है वावेन। वावेन जो है जिसको हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वावेन की अलामत हस्ब ज़ैल मौक़ों पर इस्तेमाल करते हैं। अलामत मतलब निशान, हस्ब ज़ैल यानी नीचे लिखे हुए मौक़ों पर हम इस्तेमाल करते हैं। पहला मौका अलिफ करके लिखा हुआ है। जब किसी के कौल को उसी के अल्फाज में लिखना हो तो उस इबारत से पहले और आखिर में वावेन लगाते हैं। जैसे मसलन देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। तो ये जो कोटेशन है, ये जो कौल है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है, तो उनकी ही ज़बान में लिखा गया है। तो इसलिए किसी के कौल को उसी के अल्फाज में लिखना, ऐसे वक्त पर हम वावेन या इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नस्र के किसी ख़ास टुकड़े को जब अपनी इबारत में जगह देनी होती है तो उसको मुमताज करने के लिए उसके अव्वल और आखिर में वावेन लगाते हैं। यानी नस्र के किसी टुकड़े को जब अपनी इबारत में जगह देनी होती है तो उसके
अलग करने के लिए, मुमताज़ करना मतलब अलग करने के लिए अव्वल और आखिर में हम वावेन यानी कि इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वक्फा। वक्फा जिसे हम सेमी कॉलन कहते हैं। आइए सीखते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। कि बहुत से अल्फाज के बीच में जब सक्ता की अलामत लगी हो, यानी कि बहुत सारे अल्फाज हों और उनके बीच में सक्ता की अलामत लगी हो, तो कभी कभी जुमले के आखिरी जुज़ूज़ के तवील वक्फे की ज़रूरत महसूस होती है। यानी जुमले के आखिरी जुज़ू, आखिरी हिस्से से तवील वक्फे यानी थोड़े लंबे ठहराव की ज़रूरत महसूस होती है। ऐसे मौक़ों पर सक्ता की अलामत ना लगाकर जुमले के आखिरी जुज़ू से पहले वक्फे की अलामत लगा देते हैं। जैसे कि देखिए मसलन दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, भोपाल। अब भोपाल के बाद ये जो सक्ता लगा है ये नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने कुछ लगाया है क्योंकि यहाँ हमें थोड़ी ठहराव की ज़रूरत महसूस हुई है, थोड़े तवील ठहराव की यानी थोड़े लंबे ठहराव की ज़रूरत महसूस हुई है। तो हमने यहाँ ये सेमी कॉलन या वक्फा लगाया है और उसके बाद हम बोले हैं कि ये सभी शहर दारुल सल्तनत की हैसियत रखते हैं। देखिए दोबारा मैं पढ़ता हूँ, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, ये सभी शहर दारुल सल्तनत की हैसियत रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राब्ता। राब्ता का मतलब होता है कॉलन जिसकी अलामत ये होती हैं। राब्ता का ठहराव वक्फा के ठहराव से ज़्यादा होता है। इसका इस्तेमाल हस्ब ज़ेल जगहों पर करते हैं। अलिफ, किसी कौल को नकल करने से पहले राब्ता की अलामत लगाते हैं। जैसे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है कि, अब यहाँ हमने राब्ता लगाया। राब्ता से मतलब है ताल्लुक़ रखने वाला, यानी इसका ताल्लुक़ आगे से है, आगे वाले जुमले से है। यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है तो क्या कौल है, उसका राब्ता आगे है, तो राब्ता लगा के फिर हम इन्वर्टेड कॉमा यानी कि वावेन में हम लिखेंगे कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। इस तरीके से हम राब्ता का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए अल्फाज और उनके मायने के बीच में राब्ता की अलामत लगाते हैं। जैसे शाहिद का मतलब गवाह होता है तो इसके बीच में हम राब्ता की अलामत लगा सकते हैं। जैसे खालिक का मतलब पैदा करने वाला है तो इसके बीच में भी हम राब्ता की अलामत लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मिसालों से पहले राब्ता की अलामत लगाते हैं। जैसे जयपुर में बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं मसलन। अब मसलन मिसाल के तौर पर हमने लिख के और यहाँ राब्ता का इस्तेमाल लगा दिया है, राब्ता का इस्तेमाल कर दिया है। मसलन हवा महल, जयगढ़, जंतर मंतर वगैरह। तो ये आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हम तफसीला की तरफ। तफसीला क्या है, जिसको हम कॉलन डैश कहते हैं, मतलब कॉलन भी हो और डैश भी हो। देखिए इसकी अलामत ये इस तरीके से होती है। तो तफसीला की अलामत का इस्तेमाल मंदज़ा ज़ैल जगहों पर यानी कि निम्नलिखित जगहों पर या नीचे लिखी हुई जगहों पर होता है। कौन कौन सी जगह हैं? अलिफ देखिए, जब किसी इक़्तिबास यानी कि पैराग्राफ या फ़हरिस्त यानी कि सूची या सारणी इंडेक्स को पेश करना होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बे, किसी उसूल या कायदे की मिसाल तहरीर करते वक्त ये अलामत उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब मसलन या जैसे ना लिखा गया हो। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर नीचे लिखा गया है कि किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। अब यहाँ जैसे ना लिखकर हमने तफसीला लगा दिया है। तफसीला लगाकर फिर आगे एग्जाम्पल लिख दिए जैसे कि किताब, हामिद, अजमेर। तो हम यहाँ जैसे कि का इस्तेमाल ना करके और तफसीला लगाए हुए हैं। नेक्स्ट है ख़त। तो चलिए पढ़ते हैं। ख़त जो है जनरली डैश को कहते हैं और इसकी अलामत जो है इस तरीके से होती है। अब आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ख़त्मा और ख़त तो एक जैसे हैं। हाँ, एक जैसे ज़रूर हैं, मगर हम ये कह सकते हैं कि ख़त्मा की अलामत
خط کی علامت سے آدھی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ تھوڑا سا طویل ہوتا ہے، تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے۔ یا پھر اس بات کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ خط جو ہے ختمہ سے جسٹ ڈبل ہوتا ہے، یعنی کہ 2 گنا بڑا ہوتا ہے۔ تو ختمہ کے مقابلے میں خط کی علامت بڑی ہوتی ہے۔ کسی لفظ کی وضاحت کے لیے، وضاحت مطلب تشریح کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے بہت سے الفاظ آ جاتے ہیں، تو ان کے درمیان یعنی ان کے بیچ میں خط کی علامت لگاتے ہیں۔ مثلاً دیکھیے مثال کے طور پر گھر کے سبھی افراد، یعنی فرد یا ممبر۔ اب یہاں انہوں نے سمجھایا والد، والدہ، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی سبھی سو رہے ہیں۔ تو یہاں جو آئے ہیں وہ ختمہ نہیں آ کر خط کے طور پر اس کا استعمال ہوا ہے۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں قوسین۔ قوسین دراصل بریکٹس کو کہتے ہیں، جس کو ہم کوشٹک بھی ہندی میں کہتے ہیں۔ قوسین کی علامت جملہ معتزہ کے پہلے اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ اب یہاں ایک نیا لفظ آیا ہے، جملہ معتزہ، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جملے کے اندر جملہ یا کسی چیز کے ذکر میں ذکر، یعنی جب جملے میں کوئی ایسے جملے کا استعمال کیا جاتا ہے جو اصل جملے کے معنی کو واضح کرتا ہے نا، اصل معنی کے اصل میں اس اصل جملے کے معنی کو یا اس کے مطلب کو یا اس کے خیال کو واضح کرے، اس کو سمجھانے میں مددگار ہوں، تو ایسے جملے کو جملہ معتزہ کہتے ہیں۔ تو جو جملہ معتزہ عام طور پر بریکٹس کے اندر لکھا جاتا ہے یا قوسین کے اندر لکھا جاتا ہے۔ دیکھیے جیسے نیچے دیکھیے اگزامپل کے طور پر، میرا قلم جو تم نے مجھے تحفے میں دیا تھا، یعنی میرا قلم جو تم نے مجھے تحفے میں دیا تھا کسی نے چوری کر لیا۔ اب یہاں اصل جو جملہ ہے وہ تو یہی ہے کہ میرا قلم کسی نے چوری کر لیا، لیکن اس جملے کو، اصل جملے کو سمجھانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے جو یہاں جملے کے اندر جملہ استعمال ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ تو جملہ معترضہ کے پہلے اور آخر میں ہم بریکٹ کا استعمال کرتے ہیں یا قوسین کا استعمال کرتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں سوالیہ۔ سوالیہ سے مطلب ہے سوال کرنے والا، یعنی کہ کوشچن مارک، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں، یا سائن آف انٹیروگیشن، یہ بھی ہم اسے کہتے ہیں۔ دیکھیے ہندی یا انگلش میں ہم اسے اس طریقے سے لگاتے ہیں کیونکہ وہ جو لپی ہے وہ ہماری لیفٹ ہینڈ یعنی کہ بائیں ہاتھ سے شروع ہوتی ہے، جبکہ ہماری اردو، عربی اور فارسی لینگویج رائٹ ہینڈ یعنی کہ دائیں ہاتھ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے اس میں یہ سوالیہ نشان بھی اس طریقے سے آتا ہے۔ سوالیہ کی علامت سوالیہ جملے کے بعد لگاتے ہیں، یعنی ایسا جملہ جس میں کچھ سوال کیا گیا ہو، مثلا تم کب آؤ گے یا الور میں کون رہتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں دونوں سوالیہ جملے ہیں، تو اس لیے ان کے آگے ہم سوالیہ نشان یا سوالیہ علامت یا رموز اوقاف جس کا نام ہے سوالیہ، اس کا استعمال کریں گے۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں نداہیہ فضاہیہ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا عجیب و غریب نام ہے، لیکن یہ واستو میں عجیب و غریب چیزوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سائن آف ایکسکلیمیشن، یعنی وسمے بودھک چنہ، وسمے بودھک جس میں بڑا آشچریہ ہو، ہے نا، بڑی عجیب و غریب بات ہو یا بڑے مزے والی بات کہی جائے یا کچھ احساس کرا رہی ہو، کچھ دکھ کا، کچھ غم کا، کچھ مزے کا، کچھ لطف کا، تو ایسے وقت میں بھی ہم ندائیہ فضاہیہ کے رموز اوقاف کا استعمال کرتے ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ جو الفاظ کسی کو مخاطب کرنے
یا بلانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جو الفاظ خوشی، غم، نفرت اور تعجب کا اظہار کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں ان کے آگے بھی نداہیہ فضائیہ کی علامت کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ارے، او، اے، حضرت۔ اسی طریقے سے نیکسٹ دیکھیے، ہائے، افسوس، بہت خوب، آہا۔ تو یہاں اس طریقے سے ہم نداہیہ فضائیہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آج یہ آپ کا رموز اوقاف والا چیپٹر، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ذہن نشین ہوا ہوگا، اور کیسا لگا اپنے تجربہ، اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔